आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामलीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, जिसमें कि हम लोग पहुंच चुके थे धारावाही चालक तार पर लगने वाले चुंबकीय बल के सूत्र तक। जब किसी धारावाही चालक तार को हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा था तो देखा था कि उस पर एक चुंबकीय बल कार्य कर रहा था, और उस चुंबकीय बल का जो फॉर्मूला निकल कर आया था वो था F बराबर I BL sin थीटा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। कैसे प्रूव हुआ था वो पिछले वीडियो हमने देखा, और अब उसी के आगे उस बल की दिशा ज्ञात की थी। वो ज्ञात की थी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या था, थोड़ा चर्चा करेंगे एक मिनट के लिए, इसमें बताते फिर आगे। आज की वीडियो में पढ़ना होगा हमें वो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसके मात्रक जो कि बहुत पूछ जाते हैं, और उसमें पढ़ना है एम्पियर का परपथी नियम। जितने भी नियम आपके फिजिक्स में हैं सब इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किरचॉफ का नियम हो, चाहे फैराडे के नियम हो, चाहे एम्पियर के नियम हो। इसलिए नियमों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि कोई ना कोई नियम बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो आज जो वीडियो हमारा होगा वो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के लिए और एम्पियर के परपथी नियम के लिए। तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं जो पिछले वीडियो में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि अगर कोई धारावाही चालक तार है और उसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो ये चुंबकीय क्षेत्र उस धारावाही चालक तार पर एक बल लगाता है। इस तार में अगर करंट कैरी हो रही है I और ये चुंबकीय क्षेत्र से किसी एंगल पर रखा गया है, वहां एंगल थीटा लिया था हमने, तो जैसे इसको आप रखोगे तो इस चालक तार पर एक काम करने लगता है चुंबकीय बल, और इस चुंबकीय बल का जो फॉर्मूला मिला था हमें वो मिला था F बराबर I BL sin थीटा। ये फॉर्मूला हमने ज्ञात किया था। जो बल था वो डिपेंड कर रहा था धारा पर, चालक के जो चुंबकीय क्षेत्र है उस B पर, और चालक की लंबाई पर, और इस चुंबकीय क्षेत्र से कितने कोण पर रखा गया है उस कोण पर। तो इन कुछ मानों पर हमारा डिपेंड कर रहा था चुंबकीय बल। इसके अधिकतम मान के लिए हमने देखा था जब चालक को हमने चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत रखा था तो एंगल बना था 90 डिग्री। उस समय ये मैक्सिमम बल आया था और वो था IBL, अधिकतम चुंबकीय बल। और अगर हम चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रख रहे थे तार को ऐसे तो एंगल बनता था 0 अंश, तो हमारा बल न्यूनतम हो गया था F बराबर 0, क्योंकि साइन थीटा का मान 0 रखे थे तो साइन 0 अंश की वैल्यू 0 हो जाती है, और 0 कहीं मल्टीप्लाई करते हैं वो सबको 0 कर देता है। ये बातें पिछले वीडियो में हुई थी, और इसी फार्मूले को हमने यूज किया था बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, इस नियम से हम क्या करते थे, किसी भी धारावाही चालक तार के कारण उस पर जो बल लग रहा है वो किस दिशा में लगता है, बल की दिशा। क्या कहता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम ज्ञात करते हैं धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा। क्योंकि बल एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें होता है परिमाण और दिशा। तो परिमाण निकाल लिया था बच्चों हमने कहां से, F बराबर I BL sin थीटा से। हमें क्या चाहिए थी, दिशा चाहिए थी। दिशा के निकाले थे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। वहां हमने आपको बताया था कि दो चीजें आपको पहले से ही पता रहेंगी। क्या क्या? एक तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता रहेगी। चुंबकीय क्षेत्र कहां बनता है, N ध्रुव से S की ओर। इस प्रकार से बनता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। हमने कहा था अगर इस चुंबकीय क्षेत्र में आपने किसी धारावाही चालक तार को रख दिया, ये रख दिया तार जिसमें मान लो करंट फ्लो कर रही है, और वो करंट फ्लो हो रही है इसमें मान लो I, तो इस पर लगेगा एक चुंबकीय बल जिसका मान होगा I BL sin थीटा। लंबवत रखा है क्योंकि उस समय अधिकतम बल कार्य करता है, समांतर में बल लगता ही नहीं है। तो इस कंडीशन पे जो बल लगने वाला है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, तार रखा है ऐसे, इधर की ओर बल लगेगा या इधर की ओर बल लगेगा, इधर लगेगा, इस तरफ लगेगा, किस तरफ बल लगेगा ये कैसे ज्ञात हो? तो फ्लेमिंग साहब बोले ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। बोले बच्चों ये तो बाएं हाथ का खेल है। फ्लेमिंग ने कहा अगर आपको दिशा पता करनी है बल्कि तो हमारे बाएं हाथ के नियम को यूज कर लीजिएगा।
क्या कहा उन्होंने कहा सुनिए, दो चीजें यहाँ पे आपको पता हैं, एक तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता है एन से एस की ओर, दूसरी आपको तार में बहने वाले धारा की दिशा पता है। अगर तार ऐसे है, धारा ऐसे बह रही है तो ये धारा की दिशा हो गई। दो दिशाएं आपको पहले से ही ज्ञात हैं, तीसरी दिशा आपको बल की पता करनी है। तो तीन चीजें आपके पास हैं, चुंबकीय क्षेत्र, धारा जो पता है आपको पहले से, और एफ आपको और पता करना है। तो बोले स्टार्टिंग से बाएं हाथ का अंगूठा उठा लीजिएगा, उसके पास वाली दोनों उंगलियां, इनका कोई काम नहीं, हटा दीजिए। अंगूठे का काम है पहली उंगली और दूसरी उंगली। अब सबसे पहला काम करना है, इन तीनों को लंबवत फैलाना है। अगर आपको नाम पता है तो बहुत अच्छी बात, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इनको लंबवत फैला दीजिए। अब हमने कहा था जो पहली उंगली है इसको कर दो आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये है चुंबकीय क्षेत्र, तो पहली तर्जनी उंगली को करना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर। अगर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है तो तर्जनी उंगली इस दिशा में कर देंगे। चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर हो जाए, ऐसे हो जाए बी, तो आप ऐसे कर दो तर्जनी उंगली। चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में हो जाए ऐसे, तो आप अपनी तर्जनी उंगली को ऐसे कर देंगे। कुल मिलाकर के जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होगा उसी दिशा में तर्जनी उंगली यानी पहली उंगली को कर देना है। अब दूसरी उंगली करो धारा की दिशा में। अगर धारा ऐसे जा रही है तो उंगली आप ऐसे करो, गलत हो जाएगा, तो उंगली ऐसे कर लीजिएगा। अब देखो तर्जनी वाली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है और जो मध्यमा उंगली है ये धारा की दिशा में है। अब बचा कौन? अंगूठा। तो जिस दिशा की ओर अंगूठा संकेत करे, अंगूठा अगर ऊपर की ओर दिखाए तो ऊपर बल, अंगूठा इस साइड दिखाए तो इस तरफ बल, अंगूठा अंदर साइड दिखाए तो अंदर की ओर बल। जिस दिशा की ओर अंगूठा हमारा संकेत करेगा वही चुंबकीय बल की दिशा हो जाएगी। तो यहाँ हमने तर्जनी की चुंबकीय दिशा में, मध्यमा की धारा की दिशा में, अंगूठा कहाँ जा रहा है? अंदर की ओर, तो बल कहाँ हो गया? अंदर की ओर हो गया। इसी में अगर धारा के साथ पलट दे, कहते नहीं भाई धारा तो ऐसे बह रही नीचे की ओर, तो मध्यमा धारा हम ऐसे कर देंगे। चुंबकीय क्षेत्र इधर है तो तर्जनी कर दी चुंबकीय क्षेत्र सामने, मध्यमा कर दी धारा के सामने। अब अंगूठा कहाँ जा रहा है? बाहर की ओर, तो बल कहाँ लगेगा? बाहर की ओर लगेगा। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं बल की दिशा। ये सब बातें पिछली वीडियो में हो चुकी हैं, थोड़ा सा रिकैप किया है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आइए देखिए क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। तो पहले लेते हैं हेडिंग हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पावर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र जो बल लगाता है, चुंबकीय बल, वो कितनी पावर से बल लगाता है, इसके लिए बात करनी है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है, कल ही पढ़े हो पिछले वीडियो में, F बराबर IBL, अभी बताया अधिकतम बल जब लंबवत रखा जाएगा। इस F बराबर IBL में अगर आप देख रहे होंगे तो F क्या है आपका? चुंबकीय बल, जो उस धारावाही चालक तार को जिसको चुंबकीय से रखा गया है उस पर लगने वाला F क्या है? ये F है चुंबकीय बल, ये है चुंबकीय बल। और I क्या है? तार में प्रवाहित धारा। और ये B है, यही है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसकी डेफिनेशन लिखनी है हमको। और L क्या है? उस तार की लंबाई है, उस तार की लंबाई जिस तार में धारा बह रही है। अगर हमें B निकालना है तो B का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? I और L। इन I और L को दोनों को F के बट्टे में ले आएंगे। ये तो आपको आता ही है पक्षांतर करना। ये बन गया एक B के लिए फार्मूला। फार्मूला बहुत जरूरी है, फार्मूले से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। इसी फार्मूले से हम लोग बनाएंगे डेफिनेशन। आइए कैसे देखिए। F कौन है? F है उस चालक पर लगने वाला बल। थोड़ा सा फिगर बना लेंगे तो समझने में आसान हो जाएगा। यह है चुंबकीय क्षेत्र और इस चुंबकीय क्षेत्र में
एक धारावाही चालक तार को हमने रख दिया है चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर लंबवत 90 डिग्री पर। अब सुनो, अब क्या हो रहा है कि ये जो बल है इस तार पर लग रहा है और I तार में धारा है, L तार की लंबाई है। अगर हम ये कह दें कि इस चालक तार की प्रति एकांक लंबाई पर, ध्यान सुनिएगा, आराम से समझोगे पूरी बात आपको क्लियर हो जाएगी। अगर इस तार के हर 1 मीटर लंबाई पर, तार हो सकता है 10 मीटर 50 मीटर 20 मीटर भी लंबा हो, आधा मीटर कुछ भी हो सकता है, हमने कहा 1 मीटर लंबाई पर अगर धारा उसमें फ्लो कर रही है 1 एम्पियर की, चालक तार की प्रति एकांक लंबाई पर अगर 1 एम्पियर धारा का फ्लो हो रहा हो, तो आप यहां जरा वैल्यू रख के देखिए मिलता क्या है। तो F अपान I का मान 1 हो गया, L का मान 1 हो गया, तो B बराबर आपको मिला क्या, F। B किसके बराबर है, F के। अभी अब तो हम पढ़ के आए हैं, अब तो ये चुंबकीय बल है, ये तो पढ़ा, इस धारावाही चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल है। अब वो बराबर किसके है, B के है। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी ये बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर है। यानी यही चुंबकीय बल ही क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कौन चुंबकीय बल, जो उस तार पर लग रहा है। किस तार पर, जिस तार की लंबाई हर 1 मीटर पर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी चालक तार की प्रति एकांक लंबाई पर हर 1 मीटर लंबाई पर 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उस पर लगने वाले चुंबकीय बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर चालक कैसे रखा जाए, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित किसी धारावाही चालक तार की प्रति एकांक लंबाई पर यदि 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उस पर लगने वाले चुंबकीय बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन बन गई। कॉपी पेन निकाल के लिखिए परिभाषा को, हम बोल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित किसी चालक तार की प्रति एकांक लंबाई पर, किसी चालक तार की प्रति एकांक लंबाई पर यदि 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उस पर लगने वाले चुंबकीय बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन बन गई। अब इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है B बराबर F/IL। इसको संकेत कैसे करेंगे, B से। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, इसको चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कह सकते हो। इसका भाई नाम और है, लिख दे रहे हैं आप जरा, हम इसको हम लोग चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कह सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो यदि चालक तार की प्रति एकांक लंबाई पर 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक तार पर लगने वाले चुंबकीय बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे B से डिनोट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला, फॉर्मूले से मात्रक। अभी इसने आपका फॉर्मूला देखा कि फॉर्मूला इसका है B बराबर F/I × L। यहां से अगर आप मात्रक निकालोगे तो यूनिट क्या बनने वाला इसका है, F बल है, बल कोई भी हो, न्यूटन साहब बता गए हैं कि बल का मात्रक न्यूटन ही रहेगा। तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन डिवाइड बाई I धारा है, इसको एम्पियर साहब बता गए हैं कि धारा का मात्रक एम्पियर रहेगा, लिख दिया। L लंबाई है, लंबाई को मूल मात्रक मीटर से नापा जाता है, तो ये बन गया इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। शॉर्ट में इसको लिखते हैं ऐसे, न्यूटन को N, एम्पियर को A, मीटर को M। जो वैज्ञानिक नाम होते हैं वो हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते थे, बाकी सबको स्मॉल लेटर लिखते थे। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर का एक मात्रक, इसका एक और मात्रक बनता है, वो इसका मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर
प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर को शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसको लिखते हैं वेबर मीटर की पावर -2। इसका एक और एसआई मात्रक है, वो है टेस्ला। ये भी एक वैज्ञानिक है टेस्ला, ये भी इसकी वैल्यू के बराबर होता है टेस्ला। 60 में इसको हम लोग टी देते हैं। तो ये जो तीनों आप मात्रक देख रहे हो, ये तीनों आपके मात्रक एसआई मात्रक हैं। कैसे मात्रक हैं? एसआई मात्रक, जो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। इसका सीजीएस मात्रक भी है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का सीजीएस मात्रक है, वो मात्रक आपका है गॉस। क्या है? गॉस। सीजीएस मात्रक ये गॉस है। बाकी 3 एसआई मात्रा आपके हैं, न्यूटन पर एम्पीयर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। इन सीजीएस और एसआई मात्रा का संबंध है कि एक गॉस बराबर 10⁻⁻⁴ टेस्ला, और ये तीनों आपस बराबर होंगे, यानी 1 न्यूटन पर एम्पीयर मीटर बराबर होगा 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के, बराबर होगा 1 टेस्ला के, और वो बराबर होगा, अगर टेस्ला का मान निकालोगे तो 10⁻⁴ इसके बटे आएगी और ऊपर जाएगी प्लस के हो जाएगी, उसको तो बराबर 10⁻⁴ गॉस। ये बराबर होता है, ये सब में रिलेशन होता है सारे मात्रकों में। तो ये हो गई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसकी विमा क्या होती है? डायमेंशन देख मेरा, तो फार्मूले से बना लेंगे डायमेंशन। F बल है, और बल की विमा आप जानते हो mLT-2 होती है, क्लास 11 से पढ़ के आए हो। डिवाइड बाई I धारा है, धारा की विमा होती है A, और L लंबाई है, लंबाई विमा हो जाएगी L। यहाँ L से L कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा mT-2, और ये A ऊपर जाएगा तो A-1। यहाँ पे चाहो तो L को 0 भी लिख सकते हो। अब बात आती है ये राशि कैसी है? तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। तो इसमें 2 चीजें होती हैं, दिशा और परिमाण। परिमाण के लिए अलग अलग फार्मूले मिलेंगे, ये बेसिक फार्मूला इसका है। हर जगह आपको अलग अलग स्थानों पे अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग फार्मूले मिल जाएंगे, और दिशा निकालने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। अगर चुंबक में आप दिशा पता करते हो तो चुंबक दिशा होती है, बाहर होती है N से S की ओर, और अंदर जब रेखाएं आती हैं तो होती है S से N की ओर। ये चुंबकीय रेखाओं में आप पढ़ चुके हो। किसी धारावाही चालक तार में अगर धारा बह रही है, उसके कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र जैसा आपको पता है, हम यूज करते हैं दाएं हाथ के तेली का नियम। उसके नियम पढ़ा था। धारा के सामने उठा कर देंगे, उंगलियां रखेंगे जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालनी होगी, उंगलियों को मोड़ने पर जिस दिशा की उंगलियां मुड़ती हैं वही दिशा जाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। या हम लोग दाएं हाथ के अंगूठे के नियम निकाल लेते हैं कि अगर किसी लूप में करंट बह रही है और वो लूप में करंट है क्लॉकवाइज, तो उंगलियों को दाएं तरफ मोड़ेंगे, अंगूठा जिस ओर संकेत करेगा, अगर अंगूठा अंदर जा रहा है तो अंदर की ओर, और अगर एंटी क्लॉकवाइज धारा बहेगी ऐसे तो ऐसे उंगली मोड़ेंगे, उठा बाहर जाएगा तो बाहर की दिशा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग कंडीशन पे अलग दिशा ऐसे निकाल लेते हैं। इसमें पूछा जाता है कि एक टेस्ला कितना होता है? एक टेस्ला की परिभाषा क्या है? तो एक टेस्ला की आप परिभाषा यही ले सकते हो कि ये वैल्यू टेस्ला के बराबर अगर है, मात्र टेस्ला होता है, तो अगर हमें 1 टेस्ला चाहिए तो इसको L को हमने 1 किया था कि 1 मीटर लंबाई किसी चालक तार की प्रति एकांक लंबाई पर 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित की जाए, और उस पर F का मान भी 1 न्यूटन आ जाए।
यानी उस पर लगने वाला चुंबकीय बल ना हो 1 न्यूटन, तो आप बी का मान पाओगे, ये फॉर्मूला था F/IL। एल तो पहले हमने 1 मीटर कहा था, उसमें प्रवाहित धारा को 1 एम्पीयर कह दिया था, और इस पर लगने वाला अगर चुंबकीय बल भी 1 न्यूटन है तो बी बराबर बचता है 1 टेस्ला। क्या 1 टेस्ला है? बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यदि किसी चार की प्रति एकांक लंबाई में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और उस पर लगने वाला चुंबकीय बल 1 न्यूटन है, तो उसकी चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो 1 टेस्ला कहलाती है। तो यहां से डेफिनेशन बन जाती है। कुछ बातें और समझेंगे। वो ये समझना है, पहली बात कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो किन किन तरीके से चुंबकीय क्षेत्र को हम उत्पन्न कर सकते हैं। ये बात समझने वाली है कि चुंबकीय क्षेत्र को हम किसके द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं, कौन कौन से हमारे पास तरीके हैं जिनके द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं। तो आइए देखिए, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सुनो जरा ध्यान से। हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं एक चुंबक द्वारा। अगर कोई हमारे पास चुंबक है तो वो चुंबक अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये बात आप पढ़ चुके हो। हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का सबसे फर्स्ट जो तरीका है वो यही है, चुंबक। इसके द्वारा हम उत्पन्न कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र। इस प्रकार से चुंबक अपने चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। दूसरा और भी तरीका हमारे पास क्या, ध्यान सुनिए, गतिमान आवेश। गतिमान आवेश, एक गतिमान आवेश भी अपने चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस चैप्टर में स्टार्टिंग से पढ़ चुके हो आप। तो चुंबक भी चुंबकीय उत्पन्न कर लेता है, गतिमान आवेश भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा है धारावाही चालक तार। धारावाही चालक तार, ये तार भी अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्टार्टिंग से ही चैप्टर में पढ़ रहे हो, आर्स्टेड के प्रयोग से लेकर के बायो सेवर्ट के नियम वगैरह जो भी पढ़े हैं, उनमें देखा होगा कि अगर कोई धारावाही चालक तार जिसमें करंट फ्लो कर रही है तो भी उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और सबसे जो समझने वाला पॉइंट है वो 4th नंबर है, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, वो है परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र, हाँ, ये भी उत्पन्न करता है अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र। एक परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र अपने लंबवत उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र। ये बात आपको हजम नहीं हो रही होगी। ये कहाँ तुमने पढ़े नहीं, कभी भी तक देखे नहीं, तो देखने को मिलेगा। ये चीज आप फैराडे के नियम में कुछ समझेंगे, और रही जो कमी उसमें होगी वो जब चैप्टर नंबर 8 आप पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगें, तो वहां आप देखेंगे कि कैसे परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र एक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर देता है और एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर देता है। ये आपके लिए नई बात होगी। यहां से आपको यह भी समझना है कि इनके अलावा एक परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र भी होता है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। उत्पन्न करता है, कैसे करता है, वो सब चीजें आपको आगे पढ़ने मिलेंगी। अभी आप इतना कि जान लो कि इतने तरीके हैं हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के। बात सुनाई? तो
चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र में भी कई तरीके से हमें क्षेत्र दिखाने पड़ते हैं। जैसे आप पीछे पढ़ के आए हो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय, ये क्या होता है बताया था। अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर और समदूरस्थ हैं, समान दूरी पर है, एक दूसरे के समांतर हैं और समान दूरी पर है, तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को हम कहते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। इसी बनता है त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? त्रिज्य चुंबकीय तब बनता है जब कोई साइक्लिक, कोई आवेश कण घूम रहा हो या धारावाही तार हो, धारा ऐसे घूम रही हो, तो उसके द्वारा, या परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र भी बनाता है एक साइक्लिक चुंबकीय। ये आप पढ़ोगे उसी चैप्टर नंबर 8 में। वहां जब आपको विस्थापन धारा पढ़ाई जाएगी तो वहां बताया जाएगा चुंबकीय चुंबकीय क्या होता है, जो साइक्लिक बन जाए ऐसे, और उसका डायरेक्शन हमेशा कहां रहे, सेंटर की ओर। स्पर्श रेखा की दिशा में ये बनेगा, कण करेगा, और ये बनेगा त्रिज्य चुंबकीय। तो कई ऐसे सारे पॉइंट है जो इसमें मिलेंगे आपको। अब हमें लोग पढ़ना है इसमें एम्पियर का परपथीय नियम, काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर का परपथीय नियम। आइए देखिए, अच्छा नहीं लिखा भाई, एम्पियर का परिपथीय नियम, इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर्स थोड़ा भैया इंग्लिश देख लेना, न कहीं मिस्टेक हो जाए। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है? एम्पियर कहते हैं, ये बात पहले से प्रूव हो चुकी है कि अगर कोई धारावाही चालक तार है, अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, किसी तार में करंट बह रही है, तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वो चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए एम्पियर ने एक और नियम बना के दिया है, एक साधारण तरीका दिया है। क्योंकि बायो सेवर्ट जो नियम था, उस नियम के द्वारा भी हम किसी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे थे, लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम थी कि हम एक छोटे से खंड की वजह से ही चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर पा रहे थे। एम्पियर ने कहा पूरे तार की वजह से हम चुंबकीय क्षेत्र बता सकते हैं। इसके लिए एम्पियर ने नियम दिया है, एम्पियर सर्किटल लॉ। उन्होंने कहा इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इस धारावाही चालक तार के चारों ओर एक बनाना होगा आपको बंद वक्र या बंद लूप कह सकते हो। अगर आप इसके तार के चारों ओर एक बंद लूप बना लेते हो, तो इस बंद लूप की वजह से, अगर आपने एक बंद लूप बना रखा है और इस बंद लूप में कोई धारावाही चालक तार है, तो उस तार की वजह से आप इसमें उत्पन्न होने वाली चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। ये करंट कैरिंग वायर है। अब हमें पता करना है इसके इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इस पॉइंट पी पॉइंट। तो इस पॉइंट का जो हम डीएल काटेंगे, डीएल वेक्टर, वो ये होगा, और यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र है वो भी इसी के डायरेक्शन में है। ये इसकी यहाँ से डिस्टेंस आ रहा है, थोड़ा फिगर छोटा हो गया है। ये धारा इस लूप से प्रवाहित होगी, आई ऐसे। नियम क्या कहता है?
एम्पियर नियम कहता है किसी बंद वक्र के परितः, ये जो बंद वक्र बनाया है, एक क्लोज सरफेस बनाया है, इस बंद वक्र के परितः इस चुंबकीय क्षेत्र B का लाइन इंटीग्रल यानी रेखीय समाकलन, इसकी लंबाई के अनुदिश रेखीय समाकलन, और किसका? बंद वक्र का। ये क्लोज सरफेस हो गया, ये है इंटीग्रल और ये हमने कर दिया क्लोज सरफेस का। इसको दोबारा सुने क्या करें हम। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का लाइन इंटीग्रल रेखीय समाकलन, इस डी लगा दिया रेखा के साथ, लंबाई के साथ, रेखीय समाकलन इसका बंद वक्र का। ये इंटीग्रल है और ये क्लोज जो गुलाब देख रहे हैं ये क्या है? पूरे बंद वक्र का, इस पूरे वक्र का। तो किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का लंबाई या रेखीय समाकलन उस बंद वक्र के क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल धारा, उस बंद वक्र के क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल धारा के म्यू नॉट गुने के बराबर होता है। ये है एम्पियर का परपथी नियम। इस बी डॉट डी एल सोचते हो आप हो, लाइन इंटीग्रल किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि बी डॉट डी एल को आप लिख सकते हो बी डी एल कॉस थीटा, और थीटा क्या होगा? बी और डी एल के बीच का एंगल होगा। ये थीटा है बी और डी एल के बीच का एंगल। तो क्या नियम बना, ध्यान सुनिए। एम्पियर के परपथी नियमानुसार किसी बंध वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल धारा के, धारा इसमें होगी, हो सकता है कई धाराएं हों इस बंद वक्र में, हो सकता है I1, I2 ऐसे बहुत सारी धारा हूं, तो सबका कुल धारा यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसे सिग्मा आई, इसको आप ऐसे लिखते हो क्लोज सरफेस बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई। सिग्मा कुल धारा, जो भी धारा होगी आप सबका बीजगति हो, कुल धारा के म्यू नॉट गुने के बराबर होता है। एक बार फिर सुने नियम को। एम्पियर के परपथी नियम के अनुसार किसी बंध वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल धारा के म्यू नॉट गुने के बराबर होता है। ये म्यू नॉट क्या है? चुंबकशीलता है, आप जानते हैं। जैसे आपने बैजो में कांस्टेंट पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट, तुम्हें पढ़ाया अपने म्यू नॉट, ये आपके कांस्टेंट है। जब आप कक्षा 11 में पढ़ते हैं न्यूटन का नियम, तो वहां कांस्टेंट जी आता है। इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है, लेकिन ये जो नियतांक है ये माध्यम वगैरह किसी पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे जो भी माध्यम हो जी का मान फिक्स रहता है, लेकिन ये माध्यमों के हिसाब से मान बदल जाते हैं, ये कभी नहीं चेंज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके नियतांक है जो हमेशा यूज होते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी। इस वीडियो में एम्पियर का परपथी नियम इंपॉर्टेंट था, चुंबकीय क्षेत्रता और उसके मात्रक वो भी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से उनको त्याग लीजिएगा। तो अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे एम्पियर के परपथी नियम के एप्लीकेशन, इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, वो सब आगे से आप पढ़ेंगे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।